पुराने समय की बात है। मीरापुर राज्य में शंकरा नाम का एक आलसी ब्राह्मण रहा करता था। आलसी होने के साथ साथ वे नीरा बुद्धू भी था। वे जितना बुद्धू और आलसी था, उसकी पत्नी रमा उतनी ही बुद्धिमान और फुर्तीली थी। एक दिन रमा शंकरा से बोली, सुनो जी, तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी अब मुझसे नहीं खींची जाती है। तुम तो सारा दिन चारपाही पर लेटे रहते हो, खर्राटे भरते हो और मैं एड़ी चोटी का पसीना करके तुम्हारा पेट भरती हूँ। ऐसा कब तक चलेगा? बस अब बहुत हो चुका है। अब कुछ कमाओ धमाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़कर अपनी मायके चली जाऊंगी। तब ब्राह्मण कहने लगा, अरे रमा, ऐसा गजब ना करना। तेरे सहारे ही तो मेरे घर की नैया चल रही है। क्या तू मुझे बीच मझधार में ही छोड़कर चली जाएगी? इसके सिवाय अब और चारा भी तो नहीं है। कुछ काम धंधा करो। अब तो मैं तभी यहाँ रहूंगी जब तुम कुछ काम करोगे, वरना आगे कुछ मत बोलना रमा। अरे आखिर मैं करूं भी तो क्या करूं? मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस के बराबर है। इसीलिए पूजा पाठ मैं कर नहीं सकता और धन मेरे पास है नहीं जो कोई व्यापार ही कर लूं। जादू भी तो नहीं जानता हूँ कि छू मंतर कहकर गरीबी दूर भगा लूं। कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर करूं भी तो क्या करूं। तब रमा कहने लगी, अरे जादूगर ना सही, ज्योतिष ही बन जाओ। ज्योतिष? हाँ ज्योतिष, लेकिन ज्योतिष विद्या के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता। अरे ज्योतिष बनने में भला क्या लगता है? ब्राह्मण तो तुम हो ही, माथे पर चंदन का तिलक लगा लो, कुछ पोथी पतरे पास रख लो और घर के बाहर लोगों का भाग्य बांचने बैठ जाओ। रमा, तूने ऐसा कह दिया जैसे ज्योतिष कोई खेल हो। ज्योतिष बनने के लिए गृह गोचर का ज्ञान होना चाहिए। तो किसी को कुछ बताओ और वे बातें पूरी ना हो तो समझो आ गई ज्योतिष की आफत। ग्रह गोचर जानने की क्या आवश्यकता है जी? बस 7 दिनों के नाम याद कर लो। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। इसके अलावा राहु और केतु। धड़ हुआ तो राहु और सिर हुआ तो केतु। बस यही कुछ सीखकर भी तुम सफल ज्योतिष बन जाओगे। रमा, लगता है आज तुम मुझे ज्योतिष बनाकर ही छोड़ेगी। देखो जी, अब तक आप अपनी मर्जी की करते हुए आए हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज से आपको वही करना होगा जो मैं कहूँगी। अच्छा बताओ, आखिर मुझे करना क्या है? तब रमा ने उसे अपनी योजना समझा दी। फिर शंकरा कहने लगा, अच्छा रमा, तुम जैसा ही कहती हो वैसा ही मैं करूँगा। उसे समझा बुझा कर रमा अपनी सहेली पड़ोसी प्यारी के यहाँ पहुँची। वहाँ पहुँचकर वह प्यारे की पत्नी ललिता से बोली, ललिता, जानती हो कल रात क्या हुआ? कल रात ज्योतिष की देवी ने साक्षात दर्शन देकर मेरे पति को ज्योतिष विद्या का प्रकांड पंडित बना दिया है। अच्छा? हाँ बहन, मैं सच कह रही हूँ। चलो अच्छा हुआ, अब तुम्हारा निकट्टू पति कुछ कमाई धमाई तो कर सकेगा। इस प्रकार रमा आसपास के कई घरों में जा जाकर यह समाचार फैला आई कि पंडित ज्योतिष बन गए हैं। वापस लौटकर वह शंकरा के पास आकर बोली, देखो जी, मैं तुम्हारी ज्योतिष विद्या के डंके घर घर बजा आई हूँ। अब तुम मेरी चतुराई का कमाल देखना। उसी रात रमा अपनी पड़ोसन ललिता के यहाँ पहुँच गई और आंगन में बंधी हुई उसकी गाय को खूंटे से खोलकर पास ही के बाग में एक पेड़ से बांध आई। इस प्रकार उसने कई पड़ोसियों की गाय, भैंस और घोड़े खोलकर गांव में इधर उधर बांध दिए। सुबह होने पर ललिता ने जब गाय को खूंटे पर गायब पाया तो वह कहने लगी, अजी सुनते हो, हमारी गाय खूंटे पर नहीं बंधी हुई है। लगता है रात को कोई चोर उसे खोल कर ले गया है। उसका पति प्यारे लाल हक्का बक्का सा हो गया और कहने लगा, अरे यह तो सचमुच ही गाय का खूंटा खाली पड़ा है। हाय, न जाने कौन कसाई मेरी गाय को ले गया। सहसा उसे ध्यान आया कि कल रमा कह रही थी कि उसके पति शंकरा को ज्योतिष की देवी ने
साक्षात दर्शन देकर उसे ज्योतिष विद्या का प्रकांड पंडित बना दिया है। क्यों ना शंकरा से जाकर पूछूं कि मेरी गाय कहाँ गई, उसे कौन खोल कर ले गया। वह तुरंत ही उठी और आंसू पोंछकर रमा के घर की ओर चल पड़ी। ललिता को अपने घर की ओर आता देखकर रमा शंकरा के कान में फुसफुसाई, लो जी, तुम्हारा पहला ग्राहक चला आ रहा है। ललिता शंकरा के पास आकर बोली, पंडित जी, कल रात कोई मेरी गाय को चुरा कर ले गया है। आप जरा ज्योतिष विद्या से ज्ञात करके बतलाइए कि मेरी गाय कहाँ है, वे हमें वापस मिलेगी या नहीं। मैं अभी अपनी पोथी पत्रे देख कर बताता हूँ। शंकरा पोथी पन्ना खोल कर बैठ गया और ऐसा नाटक करने लगा जैसे वह बहुत ज्ञानी है। उसने एक कागज पर कुछ लकीरें खींची, उंगलियों पर कुछ हिसाब किताब लगाया, फिर कहने लगा, ललिता भाभी, तुम्हारी गाय को जो चोर रात को खोल कर ले गया था, वह गाय को पास ही के बाग में बांध गया है। जाओ बाग में से अपनी गाय खोल लाओ। मैं अभी बाग में जाकर गाय को खोल कर लाती हूँ। लेकिन पंडित जी, एक बात तो बतलाइए, यह कमीनी हरकत आखिर हमारे साथ की तो किसने की? ललिता भाभी, तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? तुम्हें तुम्हारी गाय मिल जाएगी, यही क्या कम है? फिर चोर का नाम पूछने से क्या फायदा? ठीक है, तब मैं अभी बाग में जाकर देखती हूँ। ललिता और उसका पति उसी समय दौड़े दौड़े बाग में पहुँचे। अरे, या तो सचमुच ही हमारी गाय यहाँ पर बंधी हुई है। इसका मतलब यह है कि शंकरा सचमुच ज्योतिष बन गया है। उसकी बताई बात बिल्कुल सच निकली है। प्यारे और ललिता बाग से अपनी गाय खोलकर लाए। घर बांधकर वे दोनों शंकरा के पास पहुँचे और कहने लगे, शंकरा भाई, तुम्हारी दया से हमारी खोई हुई गाय बाग में मिल गई है। ललिता ने 2 चांदी के सिक्के निकाले और शंकरा को देते हुए कहा, शंकरा भाई, तुम्हारी कृपा से हमारी खोई हुई गाय वापस मिल गई है। अतः लो, यह हमारी तरफ से कुछ भेंट पूजा स्वीकार करो। ललिता भाभी, इसकी क्या आवश्यकता है, परंतु जब तुम इतने अपनेपन से दे रही हो तो ले ही लेता हूँ। रात में रमा जिन जिन के पशुओं को चोरी से इधर उधर बांधकर आई थी, वे सभी भी अपने खोए हुए पशुओं के बारे में शंकरा से पूछने आए। शंकरा द्वारा बताए गए स्थान पर ही उन सभी के पशु पक्षी मिल गए। यह देखकर गांव वाले कहने लगे, शंकरा तो पक्का ज्योतिष बन गया है। उस रात को रमा ने शंकरा से कहा, देखा मेरी चतुराई का कमाल, एक ही दिन में कितना भीड़। पूजा के रूप में 15 चांदी के सिक्के इकट्ठे हो गए। रमा, यह तो तुम सचमुच ही कमाल कर गई हो। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ही दिन में घर बैठे इतनी कमाई हो जाएगी। दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन अगले दिन ही उनकी खुशी काफूर की तरह उड़ गई जब उनके पास आया और कहने लगा, पंडित जी, मेरा गधा खो गया है। मैं उसे खोज खोज कर हार गया हूँ, परंतु वह कहीं नहीं मिला। आप जरा पोथी पत्रा देखकर बतलाइए कि मेरा गधा मिलेगा या नहीं। अब तो शंकरा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह सोचने लगा, कल तो रमा लोगों की गाय व अन्य पशु चुराकर जगह जगह बांधकर आई थी, इसीलिए मेरे बताए स्थानों पर लोगों के पशु मिल गए थे। इसका गधा तो रमा कहीं बांध कर नहीं आई, तब को इसके गधे के बारे में कैसे बताऊं? शंकरा जी की परेशानी भांपकर रमा बोली, गधे के बारे में ज्योतिष लगाने में बहुत ही मेहनत पड़ती है भाई। इसके लिए आज रात को माँ जगदम्बा की पूजा करनी पड़ेगी, तब ज्योतिष जी कल सुबह तुम्हारे गधे के बारे में तुम्हें बतलाएंगे। ठीक है पंडित जी, मैं कल सुबह फिर पूछने आ जाऊंगा, कहकर निराश होकर वापस लौट गया। उसके जाने के बाद शंकरा कहने लगा, भगवान अब क्या होगा? कल को जब आएगा तो उसे मैं क्या जवाब दूंगा? कल तो सबके सामने हमारे झूठ की पोल खुल ही जाएगी। वह सारी रात
सोने के लिए चारपाही पर लेटे तो नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। अभी वे दोनों इसी उधेड़-बुन में थे कि उन्हें गधे के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। अरे रमा, लगता है कि घर के बाहर कोई गधा रेंग रहा है। दोनों ने दरवाज़ा खोलकर उसी समय बाहर जाकर देखा तो कल्लो धोबी का खोया हुआ गधा वहाँ खड़ा था। यह देखकर वे कहने लगे, चलो भगवान ने लाज रख ली, जल्दी से इस गधे को बांध लो। कल जब धोबी आएगा तो उसे उसका गधा सौंप देना। शंकरा ने आगे बढ़कर गधे को बाहर बांध दिया। सुबह जब उनके पास कल्लो धोबी आया तो शंकरा कहने लगा, कल रात मैंने माँ जगदम्बा का जाप किया था, जिसके तप के प्रभाव से तुम्हारा गधा जहाँ था वहाँ से सीधा मेरे यहाँ खींचा चला आया। लो अपना गधा संभाल लो। वाह ज्योतिष जी वाह, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। फिर गधे के सिर पर हाथ फेरता है और पंडित को दक्षिणा देकर धोबी घर लौट जाता है। अब तो शंकरा की ज्योतिष विद्या की चर्चाएं कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। होते होते वहाँ के राजा के कानों में भी यह बात पहुँच गई। राजा कहने लगे, अरे हमारे राज्य में इतना ज्ञानी ध्यानी ज्योतिष रहता है, यह तो हमें पता ही नहीं था। जाओ कोई उसे बुलाकर हमारे पास ले आओ। आदेश पाकर एक सैनिक शंकरा के पास पहुंचा और कहने लगा, शंकरा जी, तुम्हें महाराज ने दरबार में बुलाया है। कुछ सोच विचार कर वह सेवक से बोला, ठीक है तुम चलो, मैं अभी तैयार होकर दरबार में उपस्थित होता हूँ। सुनकर सेवक चला गया। अब बदहवास सा शंकरा रमा के पास पहुंचा और कहने लगा, रमा, अभी अभी दरबार से राजा का सेवक मुझे बुलाने आया था। राजा मीर सिंह ने मुझे न जाने क्यों दरबार में बुलाया है। रमा कहने लगी, राजा मीर सिंह के बारे में कौन नहीं जानता, वह तो महामूर्ख है। हर समय वह मूर्खों और चापलूसों से घिरा रहता है। तुम्हें उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनो, दरबार में जाकर तुम वही करना जो मैं तुम्हें समझाती हूँ। यही कहकर रमा ने धीरे से उसे कुछ समझाया। फिर शंकरा धड़कते हुए दिल से दरबार में सामने राजा के पहुँच गया और कहने लगा, प्रणाम महाराज। शंकरा, हमने सुना है तुम ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड ज्ञाता हो। आपने सही सुना है महाराज। तो फिर शंकरा तैयार हो जाओ, अब हम तुम्हारी ज्योतिष विद्या की परीक्षा लेंगे। इतना कहकर राजा ने अपनी मुट्ठी में तत्काल कुछ दबा लिया और कहने लगा, शंकरा, अपनी ज्योतिष विद्या से बतलाओ कि इस समय हमारी मुट्ठी में क्या बंद है। शंकरा ने भय से आंखें मूंद ली और घबराहट में उसके मुख से निकला, हाय रे मोती, अब तो गया। यह शंकरा का सौभाग्य था कि मीर सिंह ने अपनी मुट्ठी में एक मोती बंद किया था। शंकरा के मुख से निकले शब्दों को सुनकर राजा कहने लगा, मान गए कि तुम बुद्धिमान होने के साथ साथ कुशल ज्योतिषाचार्य भी हो। हमारी मुट्ठी में सचमुच मोती ही था। अब शंकरा ने चैन की सांस ली। तभी मीर सिंह ने दरबार में घोषणा की, हम आज से शंकरा को राजकीय ज्योतिषाचार्य और अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करते हैं। यह सुनकर शंकरानंद खुशी से उछलता हुआ घर वापस लौट आया और सारी बात अपनी पत्नी रमा को बतला दी। यह खबर सुनकर रमा खुशी से उछल पड़ी। उधर दूसरी ओर राजा मीर सिंह के चारों ओर रहने वाले चापलूस शंकरा के विरुद्ध गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। एक बोला, महाराज ने शंकरा को अपना सलाहकार और राजज्योतिषी बना लिया है। अब तो महाराज शंकरा के कहने पर ही चला करेंगे। इस प्रकार तो महाराज की नज़रों में हमारी कीमत कम हो जाएगी। तो दूसरा बोला, कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे महाराज शंकरा के चंगुल से निकलकर वापस हमारे चंगुल में आ जाएं। इस प्रकार धीरे धीरे कई माह बीत गए। रमा और शंकरा अब महल में ही रहने लगे थे। एक दिन जब शंकरा राजा मीर सिंह से मिलने उनके कक्ष के बाहर पहुंचा तो उसने सुना अंदर महाराज के पास कुछ मंत्रीगण बैठे हुए कुछ वार्तालाप कर रहे थे।
शंकरा द्वार से कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। महामंत्री कहने लगा, महाराज आप इतने दिनों से शंकरा को बहुत ज्यादा मान सम्मान दे रहे हैं, वह इतने आदर का पात्र नहीं है। महामंत्री जी, शंकरा बहुत ही गुणी व्यक्ति है, उसे मान सम्मान मिलना ही चाहिए। महाराज आपका सोचना गलत है। मैंने गुप्तचरों के द्वारा शंकरा के पूर्व जीवन के बारे में जांच पड़ताल करवाई है, जिससे पता चला कि राज ज्योतिषी और आपका सलाहकार बनने से पहले शंकरा महाबुद्धू और अनपढ़ था। महाराज मुझे तो लगता है कि वह आपके साथ ठगी कर रहा है। वह ढोंग रचाकर राज ज्योतिषी और आपका सलाहकार बन बैठा है। मगर महामंत्री जी, शंकरा के द्वारा बताई सारी बातें सच कैसे निकलती हैं? महाराज इसी को तो भाग्य कहते हैं। शंकरा ने अंदाजा लगाकर जो भविष्यवाणियां की वह सच निकली। उसकी ज्योतिष विद्या का कोई कमाल नहीं है। महामंत्री जी, कुछ भी हो, हमें तुम्हारी बात का जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है। कक्ष के अंदर अपने खिलाफ होते षड्यंत्रों को सुनकर शंकरा के हाथों के तोते उड़ गए। वह उल्टे पांव लौटकर रमा के पास आया और कहने लगा, रमा, राज से सुख बहुत भोग लिया, लगता है अब हम पर शीघ्र ही कोई संकट आने वाला है। आखिर क्या हुआ जी, जो तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो? रमा, महामंत्री व अन्य लोगों ने मेरे विरुद्ध महाराज के कान भरने शुरू कर दिए हैं। मुझे तो लगता है वे लोग मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचने वाले हैं। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? लगता है इस षड्यंत्र को सह देने वाले महामंत्री जी, मुझे उन्हें सबक सिखाना ही होगा। तुम फिक्र ना करो पंडित जी, मैं कोई ना कोई उपाय सोचती हूँ। अगले ही दिन राजा मीर सिंह की रानी जब अपने स्नानागार में स्नान कर रही थी, तो रमा ने मौके का फायदा उठाकर रानी का मेज पर रखा हुआ आभूषणों में से रानी का नवलखा हार उठा लिया। फिर सावधानी से एक एक कदम उठाती हुई स्नानागार से निकल गई और शंकरा को अपनी योजना बता दी। कुछ देर के बाद जब रानी नहाकर बाहर निकली और वस्त्र बदलकर मेज पर रखे आभूषणों पर अपनी दृष्टि डाली, तो वे अपना नवलखा हार ढूंढने लगी। रानी ने हार को बहुत ढूंढा, परंतु नवलखा हार नहीं मिला। वह उदास सी मीर सिंह के कक्ष में पहुंची तो राजा से कहने लगी, क्या बात है रानी, तुम्हारा मुख क्यों उतरा हुआ है? महाराज, मेरा नवलखा हार खो गया है। क्या? वह तो हमारा पीढ़ियों से चला आ रहा खानदानी हार था। मीर सिंह ने उसी समय एक सेवक को आदेश दिया, जाओ इसी समय राज ज्योतिषी शंकरा जी को बुला कर ले आओ। सेवक उसी समय शंकरा को बुलाने चला गया। इधर दूसरी ओर रमा की योजना के अनुसार महामंत्री के घर पर उसकी पत्नी के पास पहुंची और कहने लगी, बहन जी, रथ में बैठकर इधर से गुजर रही थी कि प्यास लग आई है। तुम्हारा घर सामने देखा तो रथ से उतरकर पानी पीने चली आई। यह तो तुमने बड़ा ही अच्छा किया। मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। उसके जाते ही रमा ने झटपट वस्त्रों में छिपा हुआ नवलखा हार निकाला और उस मेज पर रखे हुए फूलदान में डाल दिया। तभी महामंत्री की पत्नी ने पानी लाकर रमा को पिला दिया। तत्पश्चात रमा कहने लगी, बहन, कुछ सुना तुमने? क्या रानी जी का नवलखा हार चोरी हो गया है? क्या रानी जी का नवलखा हार चोरी हो गया है? लेकिन हार चोरी कैसे हो सकता है? उधर मीर सिंह का सेवक शंकरा के पास पहुंचा और कहने लगा, राज ज्योतिषी जी, आपको महाराज ने इसी समय बुलाया है। शंकरा ने अपने पोथी पन्ने उठाए और उसी समय राजा के पास जा पहुंचा। कहने लगा, महाराज की जय हो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? राज ज्योतिषी जी, हमारी रानी का नवलखा हार चोरी हो गया है। आप पत्रा देकर बतलाएं कि यह करतूत किसकी है? नवलखा हार किसने चुराया है?
शंकरा तुरंत ही अपने पोथी पन्ने खोलकर बैठ गया और उन्हें पढ़ने का ढोंग करने लगा। पोथी पन्ने देखता हुआ वह बुरी तरीके से चौंका। ओ, क्या हुआ राजज्योतिषी जी, आप चौंक क्यों पड़े? बात ही कुछ ऐसी है कि चौंक गया महाराज। सुनिए महाराज, मैंने तो नवलखा हार के चोर का पता लगा लिया है। तो जल्दी बतलाओ वो कौन है? महाराज, नवलखा हार के चोर महामंत्री जी हैं। क्या? महामंत्री जी? नवलखा हार के चोर? नहीं, भला ऐसे कैसे हो सकता है? महाराज, ग्रह दशाएं ऐसा ही कह रही हैं और ग्रह दशाएं कभी झूठ नहीं बोला करती हैं। राज ज्योतिषी जी, लगता है इस बार आप कहीं चूक कर गए हैं, तभी आप यह गलत भविष्यवाणी कर रहे हैं। महाराज, शायद आपको मेरी कही बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। आप ऐसा करिए, आप मेरे साथ इसी समय महामंत्री जी के आवास पर चलिए। मैं आपको वहीं पर बतलाऊंगा कि महामंत्री ने नौलखा हार कहाँ छुपाया हुआ है। हाँ, यही ठीक रहेगा। लेकिन एक बात याद रखो, तुमने राज के महामंत्री के ऊपर नौलखा हार चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। यदि तुम्हारा आरोप गलत निकला तो हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। तब दोनों रथ में बैठकर उसी समय महामंत्री के आवास की ओर चल पड़े। महामंत्री उन दोनों को अपने यहाँ देखकर बौखला सा गया और कहने लगा, महाराज, आप यहाँ? सेवक को आदेश दिया होता तो मैं स्वयं ही महल में दौड़ा चला आता। महामंत्री जी, बात ही कुछ ऐसी है जिसके सच और झूठ का निर्णय यहाँ आए बिना कदापि नहीं हो सकता था। ऐसी कौन सी बात है महाराज? महामंत्री जी, हमारी रानी का नौलखा हार चोरी हो गया है। राज ज्योतिषी शंकरा जी का कहना है कि वह हार आपने चुराया है। या आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं भला महारानी के नौलखे हार की चोरी क्यों करूँगा? महाराज, मुझे तो लगता है शंकरा जी का दिमाग फिर गया है, जो यह ऐसा झूठा आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। अब शंकरा जी, जो कि अभी तक चुप था, महामंत्री से बोला, महामंत्री जी, मेज पर जो फूलदान रखा हुआ है, जरा उसे उठाकर यहाँ लाइएगा। महामंत्री ने फूलदान शंकरा को दे दिया। तब शंकरा ने फूलदान को उल्टा किया और नौलखा हार बाहर मेज पर आ गिरा। यह देखकर महामंत्री का मुंह भय से सफेद हो गया। मीर सिंह ने कड़क कर महामंत्री से पूछा, महामंत्री जी, यह हार यहाँ पर कैसे आया? मैं क्या जानूं महाराज। यह सुनते ही मीर सिंह का क्रोध और भड़क उठा और कहने लगा, महामंत्री जी, हार चोरी करके तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। मेरा आदेश है कि महामंत्री जी को अभी इसी समय कारागार में बंद कर दिया जाए। महामंत्री गिड़गिड़ाया कि महाराज, मैंने हार नहीं चुराया है। लेकिन महाराज ने उसकी एक ना सुनी। तभी कुछ सैनिकों ने महामंत्री को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल में डाल दिया। तब शंकरा के साथ राजा मीर सिंह वहां से वापस चला आया। घर आकर शंकरा रमा से बोला, रमा, अपने एक शत्रु का सफाया तो हो गया है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? रमा, महामंत्री को तो अपने जाल में फंसाया, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि अब हमारे विरुद्ध कोई और चाल नहीं चलेगा। महामंत्री के बाकी साथी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और किसी दिन उनकी बातों में आकर राजा मीर सिंह मेरा सिर कलम कर सकता है। रमा, तुमने जो खेल शुरू किया है यह खतरे का खेल है, हमें और नहीं खेलना चाहिए। पंडित जी, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। मूर्ख मीर सिंह हमें कभी भी अपना निशाना बना सकता है। मैंने इस खतरे के खेल से बचने का उपाय भी सोच लिया है। मैं आज ही महल में यह बात फैला देती हूँ कि बहुत पढ़ने और पूजा करने से तुम पागल हो गए हो। तब तुम्हें पागल जानकर राजा मीर सिंह तुम्हें राज ज्योतिषी के पद से हटा देंगे और
तब हम फिर से चैन की जिंदगी बिता सकेंगे। रमा उसी समय महल में मीर सिंह के पास गई और कहने लगी, महाराज गजब हो गया, राज ज्योतिषी जी पागल हो गए हैं। क्या? राज ज्योतिषी जी पागल हो गए हैं? कैसे हुआ यह सब? तब रमा ने रोते रोते राजा मीर सिंह को शंकरा के बारे में झूठी कहानी सुना दी। रमा की बातें सुनकर राजा कहने लगे, हमें बेहद दुख है कि राज ज्योतिषी जी पागल हो गए हैं, परंतु तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम राज ज्योतिषी और तुमसे राजकीय आवास और अन्य सुख सुविधाएं नहीं छीनेंगे। तुम लोग पहले की तरह महल में रहते रहोगे। सारी सुख सुविधाएं तुम्हें पहले की ही तरह मिलती रहेंगी। महाराज आप बहुत दयालु हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहकर रमा अपने घर को लौट गई। उसने सारी बात अपने पति शंकरा को बतला दी। फिर वे दोनों खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।